कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। वैसे अकेले में अक्सर हम डर जाते हैं, लेकिन अगर साथ मिले लोगों का तो शायद हम दुनिया जीत जाते हैं। नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। न्यूज इंडिया की आज खास पेशकश पटना में हो रही महाबैठक को लेकर, महाजुटान को लेकर। हाँ, नीतीश कुमार इस समय उन दिलों को मिलाने चले हैं, उन लोगों को एक करने चले हैं जो कभी अलग थलग हुआ करते थे। उन दूरियों को अब नजदीकियों में तब्दील करना चाहते हैं नीतीश कुमार। कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। वैसे आपको याद होगा, बिहार में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का दामन छोड़ा, उसके बाद महागठबंधन के साथ मिलकर उन्होंने बिहार में अपनी सरकार बनाई। फिर नीतीश कुमार में यह ख्याल आया कि क्यों ना सन 2024 के चुनाव में मैं चेहरा बनूं और एक बड़ी जीत हासिल करूं, विपक्ष को एकजुट करके। एक उम्मीद की किरण दिखाई दी नीतीश कुमार को और उसके बाद लगातार वो हर एक विपक्ष के बड़े नेताओं से मुलाकात करने लगे। और आज नीतीश कुमार उस दहलीज पर आ खड़े हैं कि पटना में आज महाजुटान का दिन है। सभी नेता इस समय बैठक में शामिल हैं, लगातार लोगों के बयान भी सामने आ रहे हैं। लेकिन आज के दिन न्यूज इंडिया चर्चा करेगा। तमाम हमारे साथ पैनल में मेहमान होंगे, जिनसे हम देखिए यहाँ पर मैथिली जी होंगे, नेता बीजेपी के, चंद्रमोहन शर्मा पॉलिटिकल एक्सपर्ट। अब से कुछ ही देर में दो मेहमान आपके साथ और जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए चर्चा, फिर करेंगे, पहले देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। साल 1974, वो भी जून का ही महीना था जब जयप्रकाश नारायण ने व्यवस्था परिवर्तन को लेकर पटना में सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। उनके आंदोलन के बाद देश की राजनीति बदल गई थी। तब शायद किसी ने सोचा होगा कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा उनका एक सिपाही उन्हीं की राह पर चलते हुए एक दिन सत्ता परिवर्तन के लिए पटना से बिगुल फूंकेगा। ये भी जून का महीना है और तारीख 23 जून। साल भर पहले इस बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। लेकिन छात्र आंदोलन के दौरान साय की तरह जेपी के साथ रहने वाले नीतीश कुमार ने ये मुमकिन करके दिखाया है। वो मोदी सरकार के खिलाफ तकरीबन 20 विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने में कामयाब हुए हैं। 23 जून को 24 चुनाव के लिए मंथन हो रहा है। 10 अगस्त 2022 नीतीश कुमार एनडीए से किनारा करने के बाद पीएम मोदी को घेरने के प्लान में जुट गए थे। कई बार पटना से दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के लिए उड़ान भरी और आखिरकार सभी प्रमुख विपक्षी दल को एक मंच पर लाने में कामयाब हुए। अब पटना में होने वाली बैठक के बाद तय होगा कि विपक्षी एकता की मुहिम में वो कितना सफल हुए हैं। क्या 2024 के सियासी समीकरण को बदल पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो मोदी सरकार के लिए चुनौती पेश कर पाएंगे? पटना में विपक्षी दलों की बैठक को लेकर बीजेपी के माथे पर भी परेशानी के बल पड़ते दिखाई दे रहे हैं। भले ही महागठबंधन से किनारा कर जीतन राम मांझी ने एनडीए का दामन थाम लिया हो, लेकिन बीजेपी तो अभी विपक्षी दलों की बैठक को लेकर ही निशाना साधने में लगी है। ये अगर इकट्ठा भी हो जाए तो भी कोई उसका फलाफल नहीं निकलने वाला है। और चाय पर इकट्ठा होने का मतलब विपक्षी एकता नहीं होती है। एक टेबल पर बैठ कर आपने खाना खा लिया, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि विपक्ष एक हो गया। सवाल तो ये कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को सीट छोड़ेंगी? विपक्षी नेता बीजेपी पर लगातार जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। पटना से पोरबंदर, दिल्ली से लेकर मुंबई,
और कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक ईडी और आईटी रेड का सिलसिला जारी है। जांच एजेंसियों की रेड पर कुछ दिनों पहले 9 राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर एजेंसियों के राजनीतिक इस्तेमाल का मामला उठाया। अब विपक्ष इसी बहाने एक साथ लामबंद हो रहा है। नीतीश कुमार दावा करते हैं कि यदि पूरा विपक्ष एक हो जाएगा तो मोदी के मैजिक को खत्म किया जा सकता है। 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराया जा सकता है, लेकिन क्या ये उतना ही आसान है? जहां जहां क्षेत्रीय दलों का प्रभाव है, फिर चाहे बिहार हो या बंगाल, तमिलनाडु हो या पंजाब, दिल्ली हो या झारखंड, ऐसे राज्यों में गठबंधन का क्या समीकरण होगा? क्या बड़े दल होने के नाते कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना होगा या फिर क्षेत्रीय दल कांग्रेस को सम्मानजनक सीट देंगे? बहरहाल ये सवाल अभी भी बरकरार है। आने वाले समय में देखना होगा कि विपक्ष सीट बंटवारे के फॉर्मूले को कैसे सुलझाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। वैसे साल 1974 आप सभी को याद होगा, वो भी जून का महीना था जब आप सभी ने जेपी आंदोलन देखा था। उस समय भी व्यवस्था परिवर्तन को लेकर कंधे से कंधा मिलाकर चले थे नीतीश कुमार, और आज के दिन भी उन्होंने जब बिगुल फूका है और ये चाहा कि कैसे सरकार को सत्ता से बेदखल करना है। ये एकजुटता इशारा करती है और उन तस्वीरों को एक बार फिर से याद दिलाती है जो आपने देखी थी सन 1974 में। लेकिन आज के दिन सूर्या जी यहाँ पर है जिनसे हम चर्चा की पहले शुरुआत करेंगे। सवाल यही है कि आखिर बताइए सर, आपने देखा था जेपी नड्डा ने जिक्र किया था पटना में जाकर कि ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं इनका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। फिर उसके कुछ ही देर के बाद नीतीश कुमार ने जिस तरह से पलटवार किया, विपक्ष को एकजुट करने लगे, ऐसा नहीं लगता कि ये खतरे की घंटी है? देखिए सागर जी, पहले आपको आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और 4 लाइनें हैं। वन में नाचते हुए मोर बहुत देखे हैं और उमड़ते घुमड़ते घनघोर बहुत देखे हैं। जिन्होंने 2014, 17, 19 और 22 में लगाया था जोर, ऐसे गठबंधनों के गठजोड़ हमने बहुत देखे हैं। तो ये जो फोटो सेशन पटना में हो रहा है ना, इसका कोई अर्थ नहीं है। सारे भ्रष्टाचारी, केजरीवाल जी दोनों मंत्री जेल में, लालू प्रसाद यादव जी सजा याफ्ता, राहुल गांधी जी 2 साल की सजा याफ्ता, आप गिनवा लीजिए। जिसका भी नाम लेंगे या तो ईडी में केस चल रहा है या सीबीआई में केस चल रहा है। बड़े बड़े नोटों के गट्ठर और सोने की सिल्लियां जिनके घरों से मिली है, आज वो वहां पे बैठ के गठबंधन कर रहे हैं। और ये गठबंधन मोदी जी को हटाने के लिए नहीं है, ये अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए और अपनी जो साख खत्म हो चुकी है अपने अस्तित्व को बचाने की। लेकिन इसी भ्रष्टाचार के दम पर तो कांग्रेस ने जीत लिया सर कर्नाटक। आप देखिए सागर, आप देखिए भ्रष्टाचार का, देखिए भ्रष्टाचार के बलबूते पे नहीं, वहां भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा वोट प्रतिशत मिला था। जेडीएस का 6% वोट कांग्रेस को शिफ्ट हुआ, यही कारण था। लेकिन आप देखिए आप कर्नाटक में क्या कर रहे हैं। जब बजरंग बली की बात कर रहे थे, गो हत्या कानून खत्म करने की बात कर रहे हैं, धर्मांतरण कानून खत्म करने की बात कर रहे हैं हेडगेवार जी, और यहां तक कि सावरकर जी को किताबों से हटाने की बात हो गई है। तो यह दिख रहा है कि कांग्रेस जो है वो कहती कुछ है और करती कुछ है। पहले का चरित्र जो है ना, वो फिर से सबके सामने आ गया। चलिए ठीक है, चंद्रमोहन जी भी यहां पर होंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको ग्राफिक्स आज के दिन दिखाते हैं कि आखिर विपक्ष की इस महाबैठक में कौन कौन से नेता शामिल हैं। लाइएगा स्क्रीन पर, आपको दिखाते हैं कि आखिर कौन कौन से वो नेता हैं जो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो चंद्रमोहन शर्मा जी हैं कांग्रेस की तरफ से। लेकिन चंद्रमोहन जी, कांग्रेस ने देखिए बैठक से दूरियां तो बनाई, पिछली बार भी कहा गया, इस बार भी कहा गया कि कांग्रेस उतनी एक्टिव नहीं है। लेकिन आखिरी लम्हे पर कांग्रेस का साथ आना, यहाँ पर खड़े होकर देखिए एक मंच पर बयान देना कि हाँ इस एकजुटता में हम भी साथ खड़े हैं, हिम्मत बढ़ा रहे विपक्ष की। देखिए, मैं अपनी बात की शुरुआत अपने भाजपा के मित्र से शुरू करता हूं कि ढोल और नगाड़े के शोर बहुत देखे हैं और देश के मुद्दों से भागते हुए शेर एक ही देखा है। क्योंकि जिस 56 इंच की छाती को शेर का व्यक्तित्व कहा जाता है, वो मुद्दों की राजनीति से भग जाते हैं और वर्तमान की बात करो और पीछे इतिहास पे चले जाते हैं।
अरे देश 24 की तरफ आपकी तरफ देख रहा है। 24 के अंदर आपने मुद्दों के जवाब देना है, क्योंकि 14 में आपने एक सरकार के सामने, देश के सामने उन मुद्दों को रखा था जिस मुद्दों से देश ने आपको सत्ता प्रवर्तन करके दिया था। आज बात मुद्दों की करते हुए क्यों डरते हो आप? और जिस मुद्दों की बात विपक्ष करता है उसकी डंका तो अमेरिका में भी बच जाता है। जिसको मोदी जी अपना मित्र कहते थे वहां वही प्रश्न वो खड़े कर देते हैं और वही ये कहते हैं कि देश के अंदर आज अमेरिका के अंदर मोदी जी से मिलेंगे तो बात करूंगा कि अगर एक वर्ग एक धर्म की अनदेखी करी जाएगी तो हिंदुस्तान के अंदर एक कंडीशन खराब होगी। शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। क्या करेंगे हम मोदी जी? जिसको फोटो कह के दोस्त कहते थे, क्या उसके ऊपर केस करेंगे? क्या उसको माओवादी, टेररिस्ट या एंटी एक्टिविस्ट लोग कहेंगे? गलत, क्योंकि देश के अंदर आज के वातावरण का जिम्मेवार देश की सरकार है और ऐसे बयानबीर नेता हैं जो मजहब का नाम लेके देश के संविधान को और मदर ऑफ टंग कहते हुए और मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हुए रोज चरण चित्र हनन करते हैं। लेकिन पहले एक बार देखिए, चंद्रमोहन जी, संजय राणा जी मिलता भी है। देखिए जुड़ गए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो कि अपनी बातें अब रखेंगे। लेकिन पहले दिखा देते हैं कौन कौन से दिग्गज नेता आज के दिन इस महाबैठक में शामिल हैं। देखिए आप, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता, राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस की तरफ से, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें, ममता बनर्जी ने जिस तरह से देखिए आगे बढ़कर उन्होंने साथ दिया, इस बैठक में हिस्सा लिया। तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता, नीतीश कुमार जेडीयू के नेता, तेजस्वी यादव ही पहुंचे स्टालिन जी को मनाने के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार की उनसे ज्यादा बनती नहीं है। वही देखिए ममता बनर्जी की बात करें पश्चिम बंगाल की, जो इनको लालू प्रसाद यादव ने मनाया। वही शरद पवार महाराष्ट्र के बहुत दिग्गज नेता, चाणक्य भी कहा जाता है इनको राजनीति का। इसके अलावा हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम है, अखिलेश यादव जो कि सपा के मुखिया है, वहीं उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के इस समय वो चर्चित चेहरे हाल ही में देखिए। हालांकि जिस तरह से शिंदे साहब ने बगावत की उसके बाद और भी ज्यादा एक्टिव हो गए बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए। एमके स्टालिन तमिलनाडु से, भगवंत मान पंजाब के सीएम, महबूबा मुफ्ती, ये तमाम दिग्गज चेहरे, फारूक अब्दुल्ला, डी राजा, वही सीताराम येचुरी, ये सभी नेता लेकिन अगर एक साथ आज मंच पर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष की हिम्मत तो बढ़ेगी। राणा जी, अब तो आप कहेंगे ना कि हाँ विपक्ष अब थोड़ा मजबूत हो रहा है, 24 में कुछ तो कमाल हो सकता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर अगर आप अपनी बात रखेंगे तो हम जानेंगे अच्छे से। सागर जी, गुड आफ्टरनून। पहले ऐसा होता है कि राजनीति में कोई चीज़ परमानेंट, कोई चीज़ टेम्परेरी और परमानेंट नहीं होती है। देखिए जितने भी नेताओं के आपने नाम गिनाए हैं या 15 पार्टी के नेतृत्व जो वहाँ पे पटना में बैठा हो, कई आधार हो चुके हैं, कुछ तो आधार वाले हैं, कुछ आधार हो चुके हैं, कुछ बेरोजगार है, कुछ बेरोजगारी की तरफ घूम रहे हैं। तो ये गठबंधन कोई किसी के साथ कर सकता है। आपको पहले याद होगा, पहले जमाने में फोटो सेशन कौन कराता था? फिल्म स्टार कराते थे, सीरियल के लोग कराते थे, सिंगर कराते थे। आजकल का जो फोटो सेशन होने लगा है वो खूबसूरत हमारे जो राज्य के देश के नेतृत्व है वो करने लगा। ऐसे ही 2018 में भी एक फोटो सेशन हुआ था, सारे के सारे लोग गलवैया करते हुए बेंगलुरु पाए गए थे, वैसे ही गलवैया हो रहा है पटना में। देखिए इसका महत्व क्या है? सर देखिए फोटो सेशन का तो दौर ही चल रहा है ना सर। नहीं बिल्कुल, आप सभी को आप देख लीजिए, देश के जो बड़े बड़े हमारे नेता माननीय हैं। बिल्कुल सही आपने बोला। 2014 के बाद से फोटो सेशन और सोशल मीडिया दोनों बहुत तेजी से चल रहे हैं। लेकिन ये देखना जरूरी होती है कि जनता किसको कितना मानती है, जनता किसको कितना किस रूप में देखती है। जहां तक बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की, देखिए अगर हम सिर्फ बिहार प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ मुझे कहीं ना कहीं फेलियर लगती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 2005 के बाद से शासन में है, तो कहीं ना कहीं वो जो नेतृत्व था उसको खड़ा करने में सागर भाई कहीं ना कहीं चूक गए हैं। जहां तक बात आती है सेंटर नेतृत्व का, देखिए सेंटर नेतृत्व में कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पर एक ऐसा चेहरा है जिसपे हमेशा वैसे संजय जी देखिए अमूमन ऐसी बातें करते नहीं है। इन्होंने कह दिया कि हाँ बीजेपी बिहार में फेल हो गई, अभी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी, जो मेहनत। लेकिन देखिए राहुल गांधी और अमित शाह ने क्या कहा आज इस बैठक को लेकर, पहले वो आपको सुनाते हैं, फिर आएंगे सूर्या जी के पास। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। क्योंकि आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरह जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। मित्रों, आज 23 तारीख को पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं।
और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को ये कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला दो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। चलिए फिलहाल देखिए सारे मेहमानों की मौजूदगी यहां पर हो चुकी है। बिलाल मलिक भी आ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, जो कि आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे और विपक्ष की बैठक को लेकर अपनी बातें रखेंगे। सूर्या जी भी हैं बीजेपी की तरफ से। लेकिन बिलाल जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी को अब हराना है सब लोग को मिलकर। क्या इतना आसान लग रहा है क्या? क्योंकि हौसले तो बहुत बुलंद है लेकिन रास्ते बड़े कठिन दिखाई देते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की जो विचारधारा है वो तोड़ने की विचारधारा है, और कांग्रेस की जो विचारधारा है वो जोड़ने की विचारधारा है। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो गुर्गा हो, किसी भी जाति से ताल्लुक रखने वाला हो, सबको गले लगाने का काम आज देखिए कांग्रेस पार्टी कर रही है। और यही काम कर्नाटक के अंदर ने किया और कर्नाटक में हमने जीत। अच्छा, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, गांधी पटना में, इसीलिए आप कह रहे हैं क्या? सबको जोड़कर चल रहे हैं। सारा विपक्ष आज राहुल गांधी जी के साथ है। क्यों नहीं राहुल गांधी कहें कि हम लोग सारे, चाहे आने वाले देख लेना आप, हरियाणा के अंदर जीतने वाले हम लोग, राजस्थान के अंदर हम जीतने वाले हैं, मध्य प्रदेश के अंदर क्लीन स्वीप करने वाले हम लोग। इनका डर नजर आ रहा है। को क्रेडिट देते हैं कि नहीं? थोड़ा देखिए, वो विपक्ष के नेता हैं, अभी सब सारी चीजें पार्टी एक साथ जा रही हैं। लेकिन हम ये कहेंगे जो विचारधारा जोड़ने की है, आज दो विचारधारा के बीच में लड़ाई है, नफरत की विचारधारा और प्यार मोहब्बत की विचारधारा, जो सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा से जो चली थी विचारधारा, आज पूरे देश में राहुल गांधी ने आज हल्ला मचा रखा है कि हम लोग सारे जो कार्यकर्ता हैं, चाहे देश के किसी भी जाति से ताल्लुक रखने वाले, राहुल गांधी के साथ चलने का काम कर रहे हैं। सूर्या जी, मतलब कि कर्नाटक ये लोग जीत ली, हिमाचल ये लोग जीत ली, अब देश जीतने का प्लान ये लोग बना चुके हैं। देखिए सागर जी, भूल गए कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुए थे, वहां ना अंडा ना बच्चा कुछ दिखा था कांग्रेस का, दिखा था। जो लंबा चौड़ा लाइन ले रहे हैं, ये लोग तो खुद ही कहते हैं यूपी में कुछ नहीं है हमारा। हाँ, तो फिर मैं ये समझना चाहता हूं कि ये जो आज इकट्ठे हो रहे हैं सारे के सारे, ये आखिर क्या मुद्दा है इनका? एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले, एक दूसरे के खिलाफ विचारधारा रखने वाले, एक दूसरे को लगातार गरेयाने वाले। अभी अरविंद केजरीवाल जी बैठे हुए हैं, मैं पूछना चाहता हूं, अभी बिलाल जी बोल रहे थे और चंद्रमोहन जी बोल रहे थे, अभी राजस्थान के इनके मुख्यमंत्री को क्या क्या शब्दों से नवाजा है केजरीवाल जी ने, वो बीच में बैठे हुए हैं आपके, क्या आप उनको सम्मान देंगे? और दूसरी चीज, ये वही कांग्रेस है ना कि 1975 में अपना आपातकाल लगा के पूरे विपक्ष को जेल में ठूसने वाली, ये वही साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, अभी इन्होंने बोला था कि भैया देश में स्थिति बहुत खराब है, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या स्थिति खराब है? जाए 2014 से पहले का और अब का तुलना ही कर लीजिए। अरे भैया 2014 से पहले देश की जीडीपी कितनी थी? देश की जीडीपी उस समय में आज 3.7 ट्रिलियन है। 2014 के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग जो लंबाई थी 96,000 किलोमीटर थी, आज 1.5 लाख किलोमीटर से ऊपर है। प्रति व्यक्ति आय उस समय में कितनी से 70-75,000 थी, आज 1,98,000 है। देश की अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनती जा रही है और बन गई है, और हम तीसरी की तरफ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर 18 दल एक साथ अगर बीजेपी की बुराइयां ज्यादा की बताएंगे सर, खामियां बताएंगे, तो आपको लग रहा है कि ये आप लोग आप बता पाएंगे खूबियों को जनता के बीच जा जाके? सागर जी, कोई नई बात हो रही है क्या? 2014 में भी यही हुआ, 17 में उत्तर प्रदेश के चुनाव देख लिया आपने, 19 में भी यही हुआ था, जैसा कि राणा साहब ने अभी उल्लेख किया था। साउथ इंडिया में जहां हुई थी पूरी की पूरी एक रैली और वहां हाथ पकड़ कर खड़े हुए थे। तो ये सब जो विषय है ना, ये पॉलिटिकल इवेंट है, फोटो सेशन है, और 2024 के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी है आ रही है मोदी जी के नेतृत्व में 400 सीटों के साथ आ रही है। शुरुआत में हमने जिक्र किया था कि कभी कभी अकेले में हमें अपनी परछाइयों से भी डर लगने लगता है, लेकिन जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो दुनिया जीतने की ताकत हम रखते हैं। शायद विपक्ष के मन में यही ख्याल आए कि क्यों ना हम सब एक साथ एक मंच पर आए और बीजेपी को पटखनी देने की पूरी प्लानिंग बनाए। लेकिन क्या यह वाकई में संभव है? क्या विपक्ष ऐसा करने में कामयाब होगा? क्या चर्चा भी जारी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होगा। इन पार्टियों का वजूद खत्म हो जाएगा। कैसे नीतीश कुमार ने बदला लिया और बीजेपी को बिहार से बेदखल किया, सुनिए आप।
40 साल की तपस्या करेंगे तब बराबर खड़े होंगे। कुछ नहीं होने वाला इससे। ये जितने कैंप लगाने इनको CAMP समझने में बहुत टाइम नहीं है। वैचारिक पृष्ठभूमि पर हम खड़े। मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, देखो अगर ये विचार नहीं होता ना तो हम इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे। और सब लोग मिट गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए वो हो जाएंगे। रहेगा तो फिर बीजेपी रहेगी। हालांकि विपक्ष के नेता आज के दिन ये कह रहे हैं कि बीजेपी नेताओं के पेट में दर्द हो रहा है। कई जो बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं उनको भी थोड़ी टेंशन हो रही है कि हाँ कुछ होने वाला है क्या। सूर्या जी, ईडी की छापेमारी के आंकड़े हम दिखा रहे हैं सर, क्या बीजेपी के नेता एकदम साफ छवि के होते हैं क्या? सागर जी एक बात बताइए, यदि सलीम पत्थर मारेगा तो सहदेव के घर पे बुलडोजर चलेगा क्या? जो भ्रष्टाचारी होगा उसी के घर पे तो बुलडोजर चलेगा। और ईडी की रेड किसके घर पे पड़ती है? जिसके घर में नोटों के गट्ठर मिलते हैं या बड़ी बड़ी सोने की सिल्लियां मिलती हैं। और ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे भ्रष्टाचार के मामले दर्ज नहीं किए गए। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूं। आपने दिखाया, ईडी का विषय उठाया, बहुत बढ़िया किया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 70 साल के अंदर लगातार लूट मचाई, सुन लीजिए, नहीं, अब मैं आपको पूरा विषय दे रहा हूं, सुन लीजिए। उस समय में इन्होंने ईडी को क्या कर रखा था? ईडी को बांध के रख रखा था अपने सिंहासन से। नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने सिंहासन को खोल दिया। ईडी का जो नया अधिनियम लेके आए, उसके बाद ईडी कहीं भी जाके सर्च वारंट से चेक कर सकता है और उसके अरेस्टिंग कर सकता है। यही कारण है कि 2014 के बाद 2022 से पहले तक 3000 से ज्यादा रेडें हुई और उसके अंदर 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी हुई है। 95% केवल विपक्ष के नेताओं पर। अरे तो मैंने कहा ना भैया, जो भ्रष्टाचार बीजेपी नेता के घर से, कर्नाटक में बीजेपी नेता के घर से नोटों का बंडल निकल रहा है। तो किसने पकड़ा? बताइए, आपके सवाल का जवाब आपने खुद दिया है। आपने अपने सवाल का जवाब खुद दिया है। शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेता, फिर उसके बाद आप लाइए एकनाथ शिंदे पर छापेमारी क्यों बंद हो गई? शुभेंदु अधिकारी के ऊपर केस वापस हो गया या हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर केस वापस हो गया? उनकी जांच चल रही है, नहीं चल रही है? कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल हुआ है कि नहीं हुआ? आपको जानकारी है क्या? बीजेपी के वॉशिंग मशीन में एकनाथ शिंदे साफ हो गए। दिखाया यहाँ पर आपने ये नहीं दिखाया। बीजेपी सुनिए सूर्या जी, जो ईडी की रेड सुनिए उनमें टोटल रिकवरी 5,000 सुनिए आप लोग मैथिली जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, 1.25 लाख करोड़ की रिकवरी हुई है। ठीक है सर, देखिए आप इस चीज को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? सर आप भी स्वीकार करिए। एकनाथ शिंदे जिन्होंने उद्धव ठाकरे से बगावत की, जिन पर ईडी की छापेमारी होने वाली थी, सर वो छापेमारी कहाँ गई? राणा जी आप ही बता दीजिए सर। सागर साहब, लगता है आप विपक्ष से काफी प्रभावित हैं। उनके जो नहीं सर, आप सर बोलने दीजिए। अगर आपने मुझसे प्रश्न पूछा तो उत्तर लीजिए, उत्तर के बगैर आप बीच में जंप ना करें। आप लगता है बड़ा प्रभावित हो चुके समोसा और चाय विपक्ष के। आपके सारे आंकड़े गलत। मैं आंकड़े बताते हूँ क्या गलत है। आपने राहुल गांधी का स्पीच दिखाया, राहुल गांधी का स्पीच उनके ऑफिस का, ना कि विपक्ष की मीटिंग। कौन से मेरे आंकड़े गलत? आपने आइए टच बॉल पे आइए, आपको टच बॉल दिखाइए, रिपीट कीजिए, टच बॉल पे आइए आप पीसीआर से बोलिए सर ना, आंकड़े गलत। टच बॉल पे आइए सर, पीसीआर से बोलिए, गलत आंकड़े मत दिखाइए। राहुल गांधी कांग्रेस ऑफिस में स्पीच दे रहे थे, ना कि राहुल गांधी की स्पीच आपको सुना। मुझे 1 मिनट दीजिए, बिल्कुल दीजिए। आपने बोला सर 1 मिनट, 200 छापे पड़े टोटल 2014 से 2022 तक, मान लीजिए 23, 3010 छापे पड़े हैं। रिकवरी बता रहा हूँ, 1,04,000 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। तो आप जब आंकड़े देते हैं ना तो सही यही तो मैं कह रहा हूं सर, बीजेपी नेताओं के कितने छापे पड़े और 2 कितने बीजेपी के नेताओं के छापे पड़े सर? टीवी पे डिबेट ना कराइए, आंकड़े लेके आइए, आंकड़े सारे आपके गलत क्या करेंगे मैं चैलेंज कर दिया आंकड़े। बीजेपी के खिलाफ आवाज सर आजकल उठती कम है ना सर? जब सवाल होंगे तो सर आपको सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है, वो भाई सुनने का काम करिए। आप लोग दर्द क्यों हो रहा है सर? बीजेपी के नेताओं की छापेमारी क्यों नहीं होती है? दुरुपयोग कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी सीबीआई ईडी का दुरुपयोग करने का काम करती है। जब येदियुरप्पा की बात आती है तो इनके मुंह बंद हो जाते हैं। कितना पैसा पकड़ा देखा नहीं? कितने बंडल निकले थे आप बताइए? येदियुरप्पा जी के घर से कितने बंडल निकले थे? किसने उन पर कार्रवाई करने का काम किया? किसने की थी कार्रवाई? किसने की थी? बताइए। आपके हाथ में दुरुपयोग करने का काम है, आपके लोग, आप लोग
राहुल गांधी सोनिया गांधी बेल्ट पे है कि नहीं है? 85% लोगों को सोनिया गांधी राहुल गांधी बेल्ट पे है कि नहीं है? बंगाल के अंदर कितने नेता पकड़े गए? कार्रवाई हुई तो क्या सीबीआई किसके हाथ में, ईडी किसके हाथ में, सेंट्रल के हाथ में, सेंट्रल के हाथ में, इसलिए कार्रवाई नहीं होती है। दुरुपयोग करने का काम करिए, सच बात करिए। 3000 आपने देश को लूटने का काम किया, सबसे बड़ी सरकार, लेकिन आपने पूरा आंकड़ा दिखाया। बीजेपी सबसे बड़ी सरकार है, पूरे देश में मालूम है। आज इस तरीके से आप लोग, अरे भैया पूरा देश में का काम करिए। जनता को समझ दिए, कर्नाटक के अंदर आपका मुंह पे कर्नाटक के अंदर आपके मुंह पे और देख लीजिए राजस्थान के अंदर आपका मुंह पे तमाचा मारेंगे, के अंदर आपके तत्वों पे बात करिए। अरे घोटाले बात सरकार आपकी देश में आज आप लोगों की कोई सारे चोरों को पड़े हैं, नेता घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। सुनिए सुनिए एक मिनट आइए। आज के दिन न्यूज इंडिया चैनल पर हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजय राणा ने हमारे आंकड़ों को झुठलाया है, तो क्यों ना सर आपको टच बॉल पे लेके चलता। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं। आइए ना सर, आइए 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 सर, आइए छापे पड़े हैं 2014 से 22 के बीच में कलेक्शन जो हुआ है 1,04,000 करोड़ रुपए हुआ है। तो आंकड़े आप सही तो रखो। आप समोसे और चाय पे क्या तो पत्रकार बन चुके हो। और सुनिए रिसर्च क्या रिसर्च के मामले में आप बहस ना करना, नीचे पट्टी चलाते रहिएगा। एक बार राणा जी देखते रहे पट्टी। पत्रकार महोदय सुन लीजिए, आपने हेमंत बिस्वा शर्मा पे आरोप लगाया है। मैं चैलेंज करता हूँ, आरोप बता दीजिए क्या उसके ऊपर आपको आरोपी ने। इनसा नहीं, आप बताइए। मैं दे रहा हूँ, आप बताइए क्या आरोप है। तो सर आरोप किसने जवाब दे रहे हैं सर, आपको चार पैनल पे हम लोग क्यों बैठे हैं सर? आरोप लगा रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। आपने झुठलाया ना सर, मैंने 95% को लेकर बोला। चैलेंज कर रहा हूँ, दिखाओ आंकड़े। क्यों नहीं दिखाते सही आंकड़े? नीचे चल रही पट्टी, आप पढ़ते रहिए। आइए चंद्रमान जी आइए। चलिए सर आइए। संजय भाई ये बिल्कुल सही बात है, आंकड़े की बात करिए, आंकड़े पे बात करिए। कांग्रेस ऑफिस में मैं दे रहा हूँ जवाब, दे रहा हूँ। देखिए एक छोटी सी बात, चलिए मैं एक छोटी सी कहावत से चलता हूँ कि अगर चिल्लाने वाला कौआ सोचे कि मैं मोर बन जाऊं तो वो मोर नहीं बन सकता, क्योंकि मोर मोर रहेगा, मोर मोर रहेगा और कौआ कौआ रहेगा। आप अपने ऊपर जब छींटे पड़े और आप चिल्ला चिल्ला के कहो कि हम दाग साफ है, तो आप मोर नहीं बन सकते। प्रश्न ये खड़ा होता है, सुन लीजिए, मैं डिबेट बहुत आराम से करता हूँ। मैं डिबेट अगर मेरे तर्कों का जवाब कांग्रेस रोड पे लोटी लोटी घूम रही थी, सड़कों पे बवाल कर रही थी, आग लगा रही थी, पुलिस वालों के कपड़े फाड़ रही थी। यही वो कांग्रेस है ना, यही वो मोहब्बत की बात हो रही थी। जब चोरी के बारे में इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था राहुल गांधी को, यहाँ बैठकर ज्ञान दे रहे हो। बोल दिया, निबंध खत्म हो गया, तो मैं आऊँ आपके प्रताप पे। देखिए क्या बात है, मैंने किस विषय पे कहा? अब मैंने भाई को तो कहा नहीं, मैंने बोला कि चिल्लाने वाला कौवा मोर नहीं बन सकता। लेकिन आप क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे आप सत्ता के अंदर हैं, आप पावरफुल हैं। देखिए आप अपशब्द मत बोलिए, कोई ऐसा अपशब्द मत बोलिए तो आप पर पर्सन हो जाए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, देखिए कोई भी ऐसा अपशब्द मत बोलिए आपका हमारा पर्सन हो जाए। आप एक पार्टी का नेता प्रवक्ता हैं, बहुत मर्यादा डिबेट चल रही है, मर्यादा में आप सभी लोग बिल्कुल मर्यादा में, ऐसा कोई शब्द मत इस्तेमाल करिए ना, मैं कर रहा हूँ। संजय जी बेशक चिल्लाते हैं, मर्यादा में रहते हैं सर, वो आप लोग भी रहिए। गालियां देने वाले हमें मर्यादा की बात कर रहे हैं यार। प्रधानमंत्री जी के विषय में व्यक्तिगत टिप्पणियां करवाने वाली पार्टी हमें ज्ञान देने की बात कर रही है। अपने पहले खुद के प्रवक्ताओं को ज्ञान दो, जाके पहले पहले अपने प्रवक्ताओं को ज्ञान दो। बोले चंद्रमोहन जी जवाब। देखिए जहां के मुद्दे की बात हो रही है और उस मुद्दे के ऊपर भाजपा के नेताओं के ऊपर जवाब देने का ना होता हो, तो एक तो वो नेहरू गांधी और इंदिरा जी पे पहुंच जाएंगे, बचा कुचा राहुल गांधी पे पहुंच जाएंगे। लेकिन इतने दुर्भाग्यपूर्ण, इतनी निर्लजता आज इनके अंदर आ गई है कि पॉलिटिक्स की अगर एक मुद्दे की बात राहुल गांधी खींच देते हैं तो प्रधानमंत्री से नेता, प्रवक्ता और संतरी उसी लीग पे चलते हैं। ये परिवर्तन भारतीय राजनीति के अंदर राहुल गांधी ने पैदा करा। किस लिए पैदा करा उसका एक मैं बात करता हूं कि एक छोटा सा वो बताता हूं कि जरा मुल्क के रहनुमाओं को बुलाओ। ये मुल्क तो चलो इसको बाद में देंगे कि कहां मुद्दा आ गया कि जो चलो अंधेरे में डरे हुए लोग, खौफ से भरे हुए लोग करते हैं सरहदों की बातें, या घरों में घुसे हुए लोग। ये हमें बताएंगे मुद्दों के विषय में। अरे बताओ ना, नेशनल हेराल्ड के अंदर बेल पे है क्या नहीं ये गांधी परिवार? पूछिए इनसे, क्यों इन्होंने भ्रष्टाचार किया, क्यों लूट मचाई नेशनल हेराल्ड के अंदर? पूछिए, ये ज्ञान दे रहे खड़े होकर।
क्योंकि ऐसा है जब मुद्दे के ऊपर बोला और बीच में करंट काट दिया जाए तो ऐसे लोग चिल्ला के इस मुद्दे को भटकाते हैं। आज देश के अंदर 14 प्राइम मिनिस्टर रहे, 14 प्राइम मिनिस्टरों के देश के ऊपर 58 करोड़ रुपए का कर्जा था। 15वें देश के प्रधानमंत्री कौन आए? भाजपा के ऊपर। आज देश का कर्जा कितना हो गया? 158 करोड़ रुपए का। दही और मूंग बनी रहे। पहले विषय के ऊपर मैंने इनसे पूछा, देश के अंदर जिस मुद्दों को राहुल गांधी उठाते हैं कि देश के अंदर अमन चैन और फिरका प्रस्ती खराब हुई, उसका जवाब ओबामा जी ने पूछा, इनसे बोला नहीं गया। क्या इनको सिखाया जाता है? सिर्फ नेहरू परिवार और ओबामा। अब उसके ओबामा वो है जिसको आपके मोदी जी गले लगा के अपना देश में ओबामा वो है जिसे ओबामा वो है जिसके ओबामा वो है जिसके आगे नतमस्तक और आप जैसे नेता प्रवक्ता कहते थे ओबामा वो है जिसको आपके नेता कहते थे अलग दिशा में फंसा हुआ है क्योंकि मुद्दों की बात आपको करनी नहीं आती। चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन एक एक करके बिलाल जी जवाब दे ले, फिर संजय सर। जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे और गलियां, ये मंजर दिखाओ। जिन्हें ना जाए हिंद पे उनको लेके आओ, जिन्हें ना जाए उन पे हिंद पे लेके आओ। और मणिपुर के अंदर जो हादसा हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री के सदन पे माथा टेकते हुए आंसू बहाते हुए उस प्रधानमंत्री को लेके आओ जो मेरे देश के एक स्टेट के ऊपर लाखों और कितने बेघर लोगों के आंसू के ऊपर एक शब्द ना बोले, अरे चुल्लू भर पानी लो और उसको छीट लो अपने ऊपर। तुम लोग सदन की मर्यादा तोड़ते हो, तुम लोग इस देश के संविधान को तोड़ते हो, तुम लोग देश के अंदर पैदा करते हो, तुम लोग भाईचारा तोड़ते हो, तुम देश के अंदर ऐसे चिल्ला के देश के हर मुद्दे को खराब करते हो क्योंकि देश के वातावरण को खराब करने का आपके पास मेरे प्रधानमंत्री देश का सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, मणिपुर पे बोलते नहीं है। और वो जैन किसका था? ना जैन तेरा ना मेरा। वो यूपी में सीबीआई की रेड लगी थी। देखिए सर, यही तो हमारे देश की राजनीति है। पे क्या हुआ? संजय राणा जी से जवाब ले लेता हूँ। देखिए संजय राणा जी करने वाले मुस्लिम लीग को सेकुलर कह देंगे ये। आइए मैथिल जी, किसने कहा था? सुनिए आपके नेता, आपने कहा था आपके नेता लाल कृष्णवानी ने माथा टेकने कौन गया था? लाल कृष्णवानी आइए सर, इन लोगों ने बनाई थी सरकार। यहाँ पर बात कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने समर्थन किया था मुस्लिम लीग का। अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे? बताइए कौन थे? आपके प्रधानमंत्री नहीं थे, देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, उनको देशभक्त बताने वाले नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताते हैं लोग। नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताते। उत्तराखंड में इनका सीएम कह रहा है नाथूराम गोडसे को शर्म से डूब मिलना चाहिए ऐसे लोगों को। आप लोग नेशनल स्पीकर हैं सर, क्या बात कर रहे हैं ये लोग? देख रहा है चर्चा किस चर्चा कराई तरीके से ऐसे नहीं होती है। एक आदमी की सुननी चाहिए आपको। अगर कोई बोल रहा है बयान अगर कोई कहीं मोड़ रहा है, आप लोग जवाब मत दीजिए सर, तुरंत मुद्दों पर हम आएंगे। सवाल भी आप ही पूछ रहे हैं। हम आ रहे हैं गठबंधन को लेकर, उसके बाद हमारे बैठक को लेकर। राणा जी ये बताइए, विपक्ष को जो उम्मीद है, जब नीतीश कुमार साथ छोड़ दे रहे हैं बीजेपी का, हर एक पार्टियों का उन्होंने आखिरी लम्हे पर साथ छोड़ा जहां उन्हें फायदा लगा है, विपक्ष को ऐसा क्या दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार में? देखिए ऐसा है कि विपक्ष की अगर हम बात करें तो विपक्ष में सबसे महत्वपूर्ण पार्टी है वो कांग्रेस। कांग्रेस के बगैर कोई भी गठबंधन विपक्ष का बन ही नहीं सकता है। और रहा बात हो रही है जब नीतीश कुमार की बात, नीतीश कुमार पे कोई विश्वास नहीं करता है। ये आप गलतफहमी में है कि राहुल गांधी पे विश्वास करते हैं। मतलब कि आप कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस अगर किनारा कर ले तो ये लोग एकदम कमजोर हो जाएंगे। ये बताइए, कमजोर नहीं हो जाएंगे? बंगाल में मान लीजिए अगर कांग्रेस नहीं लड़ती है तो बंगाल का तो अस्तित्व सिर्फ टीएमसी का है और किसी का तो है नहीं। जेडीयू का वहां पे क्या कुछ नहीं है। अगर आप चले जाते हैं तमिलनाडु में, वहां पे टीएमसी का क्या कोई कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस का दोनों स्टेटों में, तो कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी पार्टी है, धुरी बन सकती है सारे विपक्षियों को एक करने में। लेकिन जिस तरह के बयान केजरीवाल जी क्या रहे हैं, जिस तरह के बयान ममता जी क्या रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है बंगाल में, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये कुछ समीकरण बन पाएगा। नो डाउट ये बहुत अच्छा टीवी पे देखने के लिए, फोटो सेशन के लिए बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन कितना हो पाता है, जमीन पे उतरता, ये देखने का विषय होगा। ठीक है बिलाल जी, देखिए यही जवाब मैं आपसे ले लेता हूँ। पश्चिम बंगाल की बात करें और कई राज्यों की बात करें, जहां पर आप देखिए कांग्रेस का अस्तित्व तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहां पर इन 18 दलों में, 17 दलों में जो 15 दल आए, 18-19 दलों को न्योता मिला, कितने कारगर साबित होंगे? लोकसभा चुनाव में लगता है कि ये लोग कुछ प्रभाव छोड़ पाएंगे क्या? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के बिना सरकार नहीं बन सकती। कांग्रेस सबको साथ लेकर चल रही है और कांग्रेस को सारे लोग मतलब अपनी पार्टी मानने का काम कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने कहा, और देख लीजिए मैं इनका बात का जवाब दे रहा हूँ, बड़े देर से राहुल गांधी जी और उनके पर्सनल बात करने का काम कर रहे हैं कि सोनिया गांधी बेल पे बाहर है। तो आप ये बता दिए तड़ीपार कौन था?
अगर मैं पर्सनल सवाल हूँ, आपको नहीं पता है कौन सा दोहरी बात? पर्सनल अगर आप मेरे होना चाहिए। मैं भी करने का डिग्री को चेक कराइए सागर जी, इनकी डिग्री को चेक कराइए, ये भी फर्जी है। इनको ये नहीं पता कोर्ट ने लगातार दुश्मनी करने का काम कर रहे हैं। तो फिर जेल में कौन गया था? पहली बार कौन हुआ था बताओ ना। अगर राहुल गांधी पर पकड़ोगे तो मैं क्या करूंगा? आप पढ़ पाओ। अरे अरे मेरे भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लगाने वाले व्हाट्सएप फेसबुक का सवाल बैठक को लेकर 2 करोड़ दे दिया रोजगार। क्या कहते हैं 2014 से आप नहीं 2 करोड़ लोगों को झूठ आंकड़े इनके झूठ। 15 लाख आज तक नहीं आए, तो स्मार्ट सिटी नहीं बनी, दाऊद को लेकर नहीं आए, आतंकवाद खत्म हो गया। अरे क्या बातें कर रहे थे? झूठे वादे, देश को लूट लिया, देश को बर्बाद कर दिया। बीजेपी ने हमेशा यही काम करने का, नफरत का आज बाजार आपने गर्म कर दिया है। नफरती कीड़े आप लोग, नफरत की बात करते हैं। देखिए फिर बिलाल ने मोहब्बत की बात कर दिया, पेट में दर्द हो रहे हैं। सुन लीजिए मोहब्बत की बात। अरे इनको कुछ नहीं पता को लेकर ये फर्जी, इसको कहाँ से पकड़ के लेते हैं आप लोग? बताइए क्या पता है? व्हाट्सएप खोल के व्हाट्सएप वाला है, व्हाट्सएप वीडियो अरे क्या नहीं पता? पूरे देश को पता है, पूरे देश को पता है, पूरे व्हाट्सएप पे पता है। अरे व्हाट्सएप बता भी तेरी डिग्री चेक कराइए, डिग्री बता। अबे नकली व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला, व्हाट्सएप वाला अभी जब डिग्री चेक कराता हूँ अपना भागने का काम करोगे नकली आदमी। तो बीजेपी का प्रवक्ता पर्सनल बात नहीं करो, बताओ ना कितने रोजगार दिए? अरे तो ये टीचर है क्या? ये कौन है? की बात करेगा? चलिए, ऐसे नहीं होता डिबेट यार, ये कोई तरीका है क्या? डिबेट अलग दिशा में बार बार भटक जा रहा है। अब सागर जी देखिए, डिबेट तो आपको कराना जिस तरह हो अल्लाह वो देखिए, अब क्या है कि अब जब आप लोग सवाल उठाएंगे कि हमारी पार्टी के नेता बहुत बीजेपी के बोले, ऐसा देखिए, अब देखिए मैंने यही तो बात की, बताइए आपने ईडी की बात मैंने बात की। देखिए राणा जी, आप बात कर रहे थे बिहार की, तो मैंने बोला आप भारतीय हिमाचल जनता पार्टी में हमारे साथ थे, कर्नाटक में भी थे, जब राज्यों की चर्चा हुई। मान्यवर देखिए, चर्चा आज हमारी बिहार पे हो रही है, उस पे कर बिल्कुल हम ये लोकसभा चुनाव को लेकर इनकी तैयारी है ना। देखिए हमारे सवाल यही है राणा जी, सवाल यही है। बिलाल खान साहब है, काबिल वकील हमारे मित्र हैं, चंद्रमोहन जी बोलेंगे। इनको ही पता है कि अगर कोर्ट से किसी को बरी कर दिया जाता है तो उसके ऊपर इल्जाम आप नहीं लगा सकते, क्योंकि खुद वकील हाई कोर्ट के, ये छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, खुद वकील है, प्रैक्टिशनर वकील है। राहुल गांधी के बारे में लेकिन हाँ सुनिए राहुल गांधी, सुन तो लीजिए सर, आप काबिल वकील हो, काबिल वकील हो ना, बताइए। ये बताइए जिसके ऊपर आरोप लगता है उसको आरोपी बोला जा सकता है, लेकिन जब बरी हो जाता है उसको आरोपी नहीं बोला सकता। आप तो वकील हो, मैं ये कह रहा हूँ, यही राहुल गांधी पे आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आप अमित शाह पे नहीं लगा सकते, क्योंकि कोर्ट ने उनको बरी किया। अभी नहीं साबित हुआ। बेल पे क्यों मिली है? बेल बताइए, क्यों बेल मिली है? कौन से सेक्शन में मिली है बेल? क्यों मिले? बताइए। जेल तो नहीं गए, जेल तो नहीं गए आपके नेता की तरह, जेल तो नहीं गए, जेल तो नहीं गए। अरे वो सबको पता है किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं यहाँ पर। 2-4 मिनट का वक्त है, चर्चा पे आ जाते हैं। महागठबंधन देखिए, छीन लो कुछ भी छीन लो, नहीं इतनी बड़ी मुहिम अगर छेड़ा है बिहार में। चंद्रमोहन जी, मैं हिंदी भाषी राज्य की बात कर रहा हूँ, क्या ये सभी पार्टियां मिलकर, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का आपने देखा किस तरह से जलवा है, लोकसभा चुनाव में एकदम अलग देखिए तस्वीरें रहती विधानसभा की अपेक्षा, क्या लग रहा है वहां पर ये सभी दल प्रभाव छोड़ पाएंगे? क्या लग नहीं रहा है? देखिए बहुत आसान काम है नहीं आप लोग के लिए। देखिए बिल्कुल 2024 एक ऐसे मुहाने पे आके खड़ा हुआ। 2024 का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, वो इलेक्शन भाजपा के लिए भी और विपक्ष के लिए, दोनों के लिए है। विपक्ष उसके ऊपर क्यों एकजुट हो रहा है? क्योंकि देश का आज जो वातावरण था, उस वातावरण के अंदर जिस मुद्दों को आप देखिए 2014 में चले सागर भाई, जब 2014 पर एक नारा आया था महंगाई डैन, वो कितना विकराल रूप के अंदर चला था और लोगों की जन जन पे था, वो आज कहां गया? आज मुद्दा कहीं ना कहीं छुपा दिया गया, कांग्रेस मुक्त कह के छुपा दिया गया, या किसी पार्टियों को चलती हुई को तोड़ के खत्म कर दिया। तो उस नीतियों के विरोध के अंदर क्षेत्र पार्टी आज एक ऐसे नेतृत्व और ऐसी पार्टी के साथ जाना चाहती है जिनके साथ मिलकर उनका वर्चस्व बढ़ के सेंटर तक आए। अब तालमेल बैठने के लिए समय लगता है, क्योंकि जिस तरह से सागर मंथन होता है उसी तरह से ठीक भाजपा की नीतियां और भाजपा के बवंडर वाले बयानों का
एक मंथन आज पटना के अंदर हो रहा है, जिसकी रूपरेखा तैयार होगी। उसके अंदर नेतृत्व भी आएगा, उसके अंदर मुद्दे भी आएंगे, उसके अंदर एक स्वरूप बन के तैयार होकर आएगा जो भाजपा और भाजपा के नेताओं के लिए चैलेंज आएगा। बौखलाहट और घबराहट कहां है? घबराहट भाजपा के नेताओं के पास है, चाहे वो बड़े नेता हो। क्यों आज स्मृति ईरानी ऐसे बयान दे देती हैं? उनको बात आज की हो रही थी और चली जाती है 84 के ऊपर। राहुल गांधी जी मोहब्बत की बात करेंगे तो 84 में चले जाएंगे। अरे आज की बात करिए, आज आपने क्या दिया देश को? चलिए ठीक है राणा जी, देखिए 30 से 40 सेकंड का वक्त है। सर्वे भी हमने देखा, कई जगहों पर आप भी लगातार चर्चाएं इस पर की है। 2024 का चुनाव को इतना आसान अब लग रहा है क्या, अगर ये सभी पार्टियां आ गई तो बीजेपी के लिए? देखिए ऐसा है, 2024 का चुनाव सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है और देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। देश की जनता को डिसीजन लेना है कि कौन उनके लिए और भविष्य के लिए, उस देश के लिए कौन सा नेता काम करेगा। जितने भी विपक्षी नेता है, मैं तो किसी नेता की बुराई करने नहीं बैठा हूं, लेकिन सारे नेता कहीं ना कहीं करप्शन में लिप्त है कि नहीं है। इनको अपनी जमीन संभालना है, अपनी खोई हुई धरातल जो है उन्हें निकल चुकी है, खसक कुची हुई जमीन को बचाने की लड़ाई चल रही है। आप नीतीश कुमार जी की बात करें, नीतीश कुमार जी का वर्चस्व 2005 से ये लालू जी को गाली देते थे, लालू जी को भरपेट गाली दे करके उसके बाद उन्हीं के साथ बगल में बैठे हुए हैं। अभी हमारे मित्र, 5 सेकंड में खत्म कर लूं, एक हमारे मित्र बोले थे भैया बहुत अराजकता देश में फैला हुआ है। देश में 18 दंगे कांग्रेस के राज में हुआ, जिसमें कम जो आदमी मरे हैं तकरीबन, अरे सर बता रहा हूं सर, आज आपको आ रहा हूं सर, अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि 3000 लोग कम से कम व्यक्ति मणिपुर 3000 की बात ना करे, डबल इंजन की सरकार की, और वहां पर इतना नहीं देखेंगे। आज ये बोले मोहब्बत की और आप फिर वापस चले जाए। मुसलमानों की तरफ सबसे ज्यादा मुसलमान बिलाल जी 2024 में हम देखिए विपक्ष की पार्टियों को अगर सब लोग एक साथ, क्योंकि ये जान रहे हैं कि दूरियों से कोई फायदा नहीं, अगर एक साथ रह गए तो हो सकता है बात बन जाए। लेकिन हमने विधानसभा चुनाव देख लिया सर, हमने 19 का चुनाव भी देख लिया, कुछ खास हासिल हुआ नहीं था आप लोग को। देखिए 2014 में जनता जवाब देगी, क्योंकि जनता रोजगार मांगती है, महंगाई से मुक्ति मांगती है, और जो देश में मोहब्बत की बात करेगा, जोड़ने की बात। अरे भाई साहब 40 सेकंड बचे यार, रुक जाइए अपनी बात। 2 बच्चे पैदा करने वाला टैक्स देंगे और 20 बच्चे पैदा करने वाला रोजगार मांगेंगे। यार इनके देखो आने दीजिए, सबका इलाज हो जाएगा। अगर हिम्मत है तो लाके दिखाइए ना, बोलने तो कोई फायदा नहीं है। चिंता मत करो। चलो खत्म, फजूल की बातें। तो चलिए देखिए आज के दिन चर्चा इसी पर कि आखिर विपक्ष अगर ये महाजुटान कर रहा है तो आखिर इससे कितनी सफलता मिलेगी, क्योंकि विपक्ष भी ये जानता है कि हाँ दूरियों से बात नहीं बनने वाली। अगर हम एक साथ आ गए तो शायद हो सकता है कि 2024 में तस्वीरें बदलेंगी, लेकिन ये विपक्ष की उड़ान जाएगी कहां तक, ये आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, दीजिए सबको इजाजत, नमस्कार। कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है।